गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट अपन ने स्टार्ट किया था, जो अपने टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था, अधिशोषण के प्रकार। क्या था? अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य, अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य आकर्षण तथा रासायनिक बल की प्रकृति के आधार पर अधिशोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। ठीक है। अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य आकर्षण या रासायनिक बल की प्रकृति के आधार पर अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक अधिशोषण, एक क्या होता है? भौतिक अधिशोषण, और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। ठीक है। तो आवाज आ रही है आप सबको? मेरी आवाज आ रही है? सही, ओके। ठीक है। तो 2 तरह के अधिशोषण है, एक भौतिक अधिशोषण और दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। इसमें अब क्या करेंगे अपन? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को तुलना के रूप में डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा, इन दोनों का वर्णन भी हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगी, तुलना भी हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें पहला अंतर ये है कि भौतिक अधिशोषण जो है, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वॉन डर वाल्स बल पाया जाता है। इसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वॉन डर वाल्स बल, आकर्षण बल पाया जाता है। इसमें अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वॉन डर वाल्स बल पाया जाता है। क्या? दुर्बल वॉन डर वाल्स आकर्षण बल, आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वॉन डर वाल्स आकर्षण बल पाया जाता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य, अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण तथा कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण तथा कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा रासायनिक बंधों का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, इनके मध्य इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तथा कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा, इनके मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण तथा कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा रासायनिक बंध का निर्माण होता है। रासायनिक बंध का निर्माण होता है। ठीक है। रासायनिक बंध का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट अंतर क्या है इसके अंदर, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में? दूसरा अंतर ये है कि ये जो भौतिक अधिशोषण है वो विशेष प्रकृति का नहीं होता है। ये भौतिक अधिशोषण जो है वो विशेष प्रकृति का नहीं होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी प्रकार के पदार्थों के मध्य संभव है। भौतिक अधिशोषण विशेष प्रकृति का नहीं होता है, अर्थात यह सभी प्रकार के पदार्थों के मध्य संभव है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण जो है वो विशेष प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? विशेष प्रकृति का होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि विशिष्ट अधिशोषक या निश्चित अधिशोष्य को ही अधिशोषित करता है। निश्चित अधिशोष्य को ही अधिशोषित करता है, जिनके मध्य क्या होती है, रासायनिक बंध की संभावना होती है। ठीक है। तो दूसरा अंतर इनमें क्या आया? दूसरा अंतर इसके अंदर आया है कि इसके अंदर
यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। अर्थात सभी प्रकार के पदार्थों के मध्य संभव है, सभी पदार्थों के मध्य संभव है। और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? विशिष्ट प्रकृति का होता है। ठीक है, ये क्या होता है? विशिष्ट प्रकृति का होता है, विशिष्ट प्रकृति का होता है। अर्थात निश्चित अधिशोष्य को ही अधिशोषित करता है, निश्चित अधिशोषक निश्चित अधिशोष्य को ही निश्चित अधिशोष्य को ही अधिशोषित करता है। ठीक है, तो यह विशिष्ट प्रकृति का होता है, अर्थात निश्चित अधिशोषक को ही अधिशोषित करता है, जिनके मध्य रासायनिक बंध की संभावना होती है, जिनके मध्य रासायनिक बंध की संभावना होती है, जिनके मध्य रासायनिक बंध की क्या होती है? संभावना होती है। ठीक है, जिनके मध्य रासायनिक बंध की संभावना होती है। जैसे ये विशिष्ट प्रकृति का है, तो इसका उदाहरण क्या है? जैसे निकल द्वारा चयनात्मक रूप से हाइड्रोजन का और टंगस्टन द्वारा चयनात्मक रूप से ऑक्सीजन का अधिशोषण होता है। क्या है इसका? निकल द्वारा इसकी विशिष्ट प्रकृति का क्या है उदाहरण? रासायनिक अधिशोषण की विशिष्ट प्रकृति का उदाहरण है कि निकल द्वारा, इसकी विशिष्ट प्रकृति का क्या उदाहरण है? निकल द्वारा चयनात्मक रूप से हाइड्रोजन का अधिशोषण, और दूसरा क्या है इसका उदाहरण? टंगस्टन द्वारा किसका अधिशोषण? ऑक्सीजन का, O2 का अधिशोषण। टंगस्टन द्वारा ऑक्सीजन का अधिशोषण। ठीक है, टंगस्टन द्वारा ऑक्सीजन का अधिशोषण। ये रासायनिक अधिशोषण की विशिष्ट प्रकृति के उदाहरण है कि निकल द्वारा चयनात्मक रूप से हाइड्रोजन का अधिशोषण और टंगस्टन द्वारा ऑक्सीजन का अधिशोषण होता है। ठीक है, फिर तीसरा इनमें अंतर आता है कि यह क्या होता है? उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। तीसरा इनके अंदर क्या अंतर आता है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में? भौतिक अधिशोषण जो है वो उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ठीक है, जैसे अपन है ना भौतिक अधिशोषण या भौतिक प्रकृति का ही नाम सुनते हैं, भौतिक नाम सुनते हैं तो अपने दिमाग में झट से आ जाता है कि उत्क्रमणीय, है ना? भौतिक नाम सुनते ही उत्क्रमणीय आ जाता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। अब यहाँ पे क्या है? अधिशोषण है,
तो ये भौतिक अधिशोषण है और वो क्या है, रासायनिक अधिशोषण है। तो भौतिक अधिशोषण भी क्या होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, और रासायनिक अधिशोषण क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। अब उत्क्रमणीय प्रकृति का है मतलब क्या होगा कि पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। पदार्थ क्या होता है, अपनी मूल अवस्था में लौट आता है, यानी कि साम्यावस्था का निर्माण होगा। क्या होगा, उत्क्रमणीय प्रकृति में साम्यावस्था का निर्माण होता है, और वो अनुत्क्रमणीय प्रकृति का है मतलब साम्य नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट पाता है। एक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का है, तो उसमें साम्य का निर्माण नहीं होगा, साम्य का निर्माण नहीं होगा। तो तीसरा, यह उत्क्रमणीय प्रकृति का है, यह उत्क्रमणीय प्रकृति का है तथा स्थिर ताप पर या निश्चित ताप पर साम्यावस्था प्राप्त होती है, जिसमें निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर, जिसमें स्थिर ताप पर साम्यावस्था प्राप्त होती है। और ये क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का है, यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का है, यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का है और साम्य का निर्माण नहीं करता। क्या, साम्य का निर्माण नहीं होता है, या साम्य का निर्माण नहीं करता, या साम्य निर्मित नहीं करता है, ठीक है। साम्य निर्मित नहीं करता है, साम्य निर्मित नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें तीसरा आंसर। चौथा आंसर ये आता है कि ये क्या होता है, बहुपरतीय होता है, और वो क्या होता है, एक परतीय, यानी कि सिंगल परतीय, सिंगल लेयर्ड होता है। ये बहुपरतीय होता है, वह एक परतीय या सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये क्या है, बहुपरतीय है। ये क्या है, यह बहुपरतीय होता है, और ये क्या होता है, एक परतीय होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। यह एक परतीय होता है, यह क्या होता है, एक परतीय होता है, ठीक है। यह एक परतीय होता है, और यह एक रासायनिक अधिशोषण एक परतीय होता है, और भौतिक अधिशोषण क्या होता है, बहुपरतीय होता है। अब चौथा पॉइंट, 5, ये चौथा पॉइंट हो गया, 4 अंतर हो गए। पांचवा अंतर क्या है इन दोनों में, पांचवा अंतर क्या है, अधिशोषण ऊष्मा डेल्टा एच, अधिशोषण ऊष्मा डेल्टा एच जो है वो इसकी तो कम होती है, उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी कम होगी और उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पांचवा, अधिशोषण ऊष्मा डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच बराबर, अधिशोषण ऊष्मा डेल्टा एच बराबर 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। और इसकी जो अधिशोषण ऊष्मा है, इसकी अधिशोषण ऊष्मा डेल्टा एच कितनी होती है, डेल्टा एच बराबर होती है 200 से 400 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 200 से 400 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसकी भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा है डेल्टा एच बराबर 20 से 40 किलो जूल पर मोल,
और इसकी क्या है 200 से 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट अंतर इनके अंदर आता है, नेक्स्ट अंतर आता है कि ताप में वृद्धि के साथ भौतिक अधिशोषण की दर घटती है। ताप में वृद्धि के साथ भौतिक अधिशोषण की दर घटती है और उसमें क्या होता है, ताप में वृद्धि के साथ दर पहले तो बढ़ती है लेकिन एक निश्चित ताप के बाद क्या होती है, दर घटती है। उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, इष्टतम ताप कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा रासायनिक अधिशोषण में कि अधिशोषण की दर ताप में वृद्धि के साथ तो बढ़ती, पहले तो बढ़ेगी, फिर क्या एक निश्चित ताप के बाद वापस घटेगी। तो उस निश्चित ताप को क्या कहेंगे अपन, इष्टतम ताप। उस निश्चित ताप को कहेंगे अपन इष्टतम ताप। ठीक है, तो नेक्स्ट है छठा, अधिश ताप में वृद्धि के साथ ताप में वृद्धि के साथ ताप में वृद्धि के साथ इसकी दर घटती है। ताप में वृद्धि के साथ इसकी दर क्या होती है, घटती है। इसके लिए एक ग्राफ है, इसके लिए क्या है, एक ग्राफ अपन बनाते हैं। अधिशोषण की मात्रा को किससे डिनोट करते हैं, x बाई एम। अधिशोषण की मात्रा को x बाई एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, ताप T। ठीक है, इधर ले लिया अपन ने ताप T, इधर ले लिया अधिशोषण की मात्रा। ठीक है, ये क्या होती है, ताप के साथ घटती है। ये क्या होती है, ताप के साथ ना घटती है। ठीक है, ये ताप के साथ घटती है। और रासायनिक अधिशोषण की दर जो है वो ताप के साथ पहले तो बढ़ती है, फिर क्या होता है, एक निश्चित ताप के बाद वापस से घटती है। पहले बढ़ेगी, फिर एक निश्चित ताप के बाद वापस से घटेगी। ठीक है, तो छठा, ताप में वृद्धि के साथ ताप में वृद्धि के साथ दर बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित ताप के बाद दर क्या है, घटती है। ठीक है, ताप में वृद्धि के साथ दर बढ़ती है लेकिन एक निश्चित ताप के बाद क्या होगी, दर घटती है। इस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, इस निश्चित ताप को इष्टतम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, इष्टतम ताप कहते हैं। ठीक है, इष्टतम ताप कहते हैं। इसके लिए भी एक ग्राफ है, इसके लिए भी एक ग्राफ है। तो अधिशोषण की मात्रा x बाई एम और इधर क्या है, ताप T है। तो क्या है, क्या बोल रहा है ये कि पहले तो दर दर बढ़ रही है। ठीक है, फिर एक निश्चित ताप के बाद क्या होता है, दर घटती है। एक निश्चित ताप के बाद क्या होती है, दर घटती है। और इस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, इष्टतम ताप कहते हैं। इस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, इष्टतम ताप। ठीक है, इष्टतम ताप कहते हैं, इष्टतम ताप। ठीक है, ये क्या हो गया, इष्टतम ताप। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका अंतर है छठा, सातवां अंतर क्या कहता है इसका, कि दाब में वृद्धि के साथ, दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है, दाब में वृद्धि के साथ इसकी दर बढ़ती है। और वो क्या है, रासायनिक अधिशोषण जो है वो दाब से क्या रहता है, अप्रभावित रहता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो नेक्स्ट भौतिक अधिशोषण का अंतर है, नेक्स्ट अंतर आता है अपने दाब में वृद्धि के साथ, दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है, दाब में वृद्धि के साथ दर
बढ़ती है, अधिशोषण की दर बढ़ती है, ठीक है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण जो है वो दाब पर निर्भर नहीं करता है, रासायनिक अधिशोषण दाब पर निर्भर नहीं करता है। दाब पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। फिर नेक्स्ट आता है, इसके लिए क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भौतिक अधिशोषण के लिए, इस प्रकार के अधिशोषण के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के अधिशोषण के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्या है आंसर, कि सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट इनमें अंतर है 9वां, कि नेक्स्ट अंतर क्या है इसके अंदर, उच्च वॉन्डरवॉल्स आकर्षण बल, उच्च वॉन्डरवॉल्स आकर्षण स्थिरांक ए और उच्च द्रवीकरण की दर तथा उच्च क्रांतिक ताप युक्त गैसों का भौतिक अधिशोषण क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्या है इसमें अंतर, कि उच्च वॉन्डरवॉल्स आकर्षण स्थिरांक, उच्च वॉन्डरवॉल्स आकर्षण स्थिरांक ए, उच्च द्रवीकरण की दर, ये क्या है, ए है, ठीक है, उच्च द्रवीकरण की दर तथा उच्च क्रांतिक ताप युक्त, उच्च क्रांतिक ताप युक्त गैसों का भौतिक अधिशोषण जो है, गैसों का भौतिक अधिशोषण अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है। और ये जो रासायनिक अधिशोषण है वो इन कारकों पर निर्भर नहीं करता है, रासायनिक अधिशोषण जो है वो इन कारकों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। उच्च वॉन्डरवॉल्स आकर्षण स्थिरांक ए, उच्च द्रवीकरण की दर तथा उच्च क्रांतिक ताप युक्त गैसों का भौतिक अधिशोषण जो है वो अधिक होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण जो है वो इन पर निर्भर नहीं करता है। रासायनिक अधिशोषण इन कारकों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। रासायनिक अधिशोषण जो है वो इन कारकों पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट आता है अपने उदाहरण क्या क्या है भौतिक अधिशोषण के और रासायनिक अधिशोषण के उदाहरण क्या क्या है, ठीक है। तो भौतिक अधिशोषण का उदाहरण क्या होगा,
इसका उदाहरण होगा भौतिक अधिशोषण का सभी प्रकार की गैसों द्वारा सभी ठोसों द्वारा सभी प्रकार की गैसों का अधिशोषण। क्या है? सभी ठोसों द्वारा सभी प्रकार की गैसों का अधिशोषण। सभी प्रकार की गैसों का अधिशोषण। ठीक है, सभी ठोसों द्वारा सभी प्रकार की गैसों का अधिशोषण। और दूसरा इसका उदाहरण है कि द्रव की सतह पर गैसों का अधिशोषण। द्रव की सतह पर गैसों का अधिशोषण। द्रव की सतह पर गैसों का अधिशोषण। ठीक है, अब रासायनिक अधिशोषण के उदाहरण देखते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण का क्या उदाहरण है? अभ्रक या माइका या अभ्रक की सतह पर नाइट्रोजन का अधिशोषण और पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। इसका क्या है उदाहरण? माइका या अभ्रक की सतह पर, माइका या अभ्रक की सतह पर किसका? नाइट्रोजन N2 का अधिशोषण, नाइट्रोजन का। और पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। ठीक है, माइका या अभ्रक की सतह पर नाइट्रोजन का अधिशोषण और पैलेडियम की सतह पर किसका? हाइड्रोजन का अधिशोषण। ये है रासायनिक अधिशोषण के उदाहरण। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है अधिशोषण के लक्षण या प्रकृति। अधिशोषण के लक्षण या प्रकृति, जिसमें हम धातुओं पर गैसों के अधिशोषण की बात करेंगे। अधिशोषण के लक्षण या अधिशोषण की प्रकृति, जिसमें हम किसकी बात करेंगे? धातुओं पर होने वाले गैसों के अधिशोषण की बात करेंगे। तो वो अपन क्या? ठीक है, गैसों के अधिशोषण की, धातुओं पर गैसों के अधिशोषण की बात